अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे टू द कोर्स और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जी आप स्लाइड से और जो मटेरियल आपको गिवन है उसे गो थ्रू आप कर रहे हैं और साथ साथ आप इस कोर्स के अंदर मज़ीद इसको ग्रैप्स कर रहे हैं जो भी आइडिया हमने डिस्कस किया सो फार। नाउ वी आर हियर जस्ट टू डिस्कस अबाउट द रिस्क फैक्टर्स और फिर हमने इसके अंदर हमने जो लास्ट जो स्टडी टॉपिक जो हमने लास्ट टॉपिक स्टडी किए थे उसके रिफ्लेक्शन के अंदर हमने मार्केट देखी थी, कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री देखी थी जो 75 ईयर्स पे मुहित थी या एक सेंचुरी पूरी थी, ठीक है। और देन वी डिस्कस अबाउट हाउ टू मेजर दैट रिस्क, व्हाट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन बिटवीन दैट रिस्क। अभी हम आगे जैसे ही जाते रहेंगे तो आपको मजीद पता चलता रहेगा कि बेसिकली दी व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेजर दैट रिस्क आउट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। और उसी सिलसिले के अंदर हम इस रिस्क को जो आइडिया है जो कि रिस्क और रिटर्न का इन्वेस्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है वो भी हम इसको समझ रहे हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि यू कीप ऑन गोइंग थ्रू विद द कोर्स कंटेंट्स और उसके साथ साथ जो भी आपको स्लाइड्स की वन होती है, जो भी आप साथ साथ जो कोर्स पढ़ रहे हैं नोट्स को भी इसको रेफर करते रहें और जो असाइनमेंट्स आपको है वो टाइमली आप सबमिट करवाते रहें। सो इसी सिलसिले के अंदर आइए अब चलते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर हम उसी रिस्क की ही रिफ्लेक्शन के अंदर चीज़ें एवेलुएट करेंगे एंड दैट इज़ बेसिकली द मेजरिंग पोर्टफोलियो रिस्क। हम ये देखेंगे कि जनाब अभी तो हम सिंगल हैंडली चल रहे थे, देख रहे थे कि जी रिस्क का क्या कम्बिनेशन है, कैसे रिस्क को आप मेजर कर सकते हैं, कौन से वो टूल्स हैं। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जनाब जो पोर्टफोलियो रिस्क है वो कैसे मेजर किया जाता है और जो पोर्टफोलियो होता है इटसेल्फ, व्हाट इज़ द पोर्टफोलियो बेसिकली और क्यों पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाता है और उसके मज़ीद हम देखेंगे एंड देन वी गोइंग टू मेजर द रिस्क वेरिएबिलिटी, ठीक है। Obviously there is a different sort of a concept between the volatility and the variability, ठीक है, हम उसको देखेंगे, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। एंड देन वी डिस्कस अबाउट द यूनिक रिस्क वर्सेस द मार्केट रिस्क। हम ये देखेंगे जो टोटल रिस्क है, ठीक है, दिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ वन, ठीक है, जो आपका मार्केट रिस्क भी है, यूनिक है या फॉर्म स्पेसिफिक रिस्क है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर हम इन चीज़ों को अभी गो थ्रू करेंगे और वी ट्राई टू डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ इट। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट विद एग्जांपल ऑफ टी बिल्स रिटर्न्स और आइए इस एग्जांपल को पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल को देखिए कि जनाब इन्फ्लेशन रेट आपको गिवन है और स्टॉक मार्केट ट्रायल बिल रिटर्न गिवन है आपको। तो मैं यहाँ पे ये देख लेता हूँ कि जी आपके पास एक तो इन्फ्लेशन रेट है ए, स्टॉक मार्केट है रिटर्न्स बी एंड ट्रेजरी बिल रिटर्न है दैट इज सी, ठीक है, 1996 से 2000 के अंदर। और एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे गिवन है, एक टेबल यहाँ पे गिवन है, दिस इज बेसिकली ईयर 96। इन्फ्लेशन जैसे हमें पता है कि दैट इज ए चेंज, दैट इज वन ऑफ द मैक्रो वेरिएबल विच बेसिकली रिलेटेड विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि कंपनी या कोई भी एक मार्केट है उसके हाथ में नहीं है। दैट इज बेसिकली जो भी डिमांड और सप्लाई का मैकेनिज्म है जिसके अंदर आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं और वन ऑफ द इंडिकेटर कि जो हम कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस इंडेक्स है या आपके डिफरेंट इंडेक्सेस हैं उससे भी आप जीडीपी डिफ्लेटर है, आपका इन्फ्लेशन के अंदर आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है आपका। इसी तरह रिसेंटली क्योंकि एग्रो बेस्ड कोई भी कंट्री होती है तो आप उसको फ्लोर प्राइस इंडेक्स भी ले सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट है व्हेन दे डू द सर्वे रिगार्डिंग द चेंज इन द प्राइसेस सो दे कैन टेक इट एज इंडेक्स। और उसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन जो 1996 के अंदर है दैट इज बेसिकली 3.3% ऑल टुगेदर विद द मार्केट जो रिटर्न है जो आपका 500 रिटर्न है S&P 23.1 है। नाउ जो इन्फ्लेशन है ऑब्वियसली दैट सिंपली सेइंग कि जनाब जो भी आपका इसके अंदर जो इन्फ्लेशन है चेंजिंग है इस इंटरेस्ट रेट के अंदर, ठीक है, दैट द इन्फ्लेशन एग्जिस्ट इन इट सो दैट मेक्स द ट्रेजरी बिल एंड द अदर रिटर्न एज ए नॉमिनल वंस, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपके नॉमिनल है, ठीक है, ये आपको नॉमिनल रेट्स गिवन है अगेन और उसी नॉमिनल के अंदर व्हेन यू गो एंड एडजस्ट द इन्फ्लेशन, ठीक है,
देन यू कम टू नो कि जनाब ये जो इन्फ्लेशन है आपकी, ये इसके अंदर ठीक है ऑलरेडी ऐड होती है। जब आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं तो देन यू कम आउट विद द रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है जनाब। और इसी सिलसिले के अंदर हम देखते हैं ये जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट रिटर्न है, जो आपका बी पार्ट है दैट इज S&P 500 जो रिटर्न है। ठीक है, नाउ दिस इज बेसिकली इंडेक्स, जैसे हमने बात की, दैट बेसिकली रिफ्लेक्टिंग द मार्केट परफॉर्मेंस एज ए होल। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सेस हैं आपको, जैसे KSE 100 है, 500 है, इसी तरह FTSE 100 है, और इसी तरह निकी है, एंड देयर आर डिफरेंट सेवरल इंडेक्सेस ऑल ओवर दी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स ग्लोबली। तो उसके अंदर वो सारा रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं कोई भी मार्केट परफॉर्मेंस को, मार्केट की कैपेसिटी को, और उसकी एक तरह से वो रिप्रेजेंटेटिव है। सो नाउ वी हैव टेकन दी S&P 500 रिटर्न जो इंडेक्स है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, एंड दिस इज बेसिकली द टेबल्स इज गिवन देयर। सो दिस इज बेसिकली अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी सिंगल कंटेंट हेयर, जो कि इन्फ्लेशन से हम स्टार्ट हुए, और फिर देन वी लुक अराउंड द स्टॉक मार्केट, आपके रिटर्न क्या है, और द ट्रेजरी बिल रिटर्न्स क्या है। ठीक है, बिटवीन 96 एंड 2000। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं इनकी, कि जी इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ए है व्हाट वाज द रियल रिटर्न ऑन द S&P 500 इन ईच ईयर, और हम ये देखेंगे कि ये जो आपके रियल रिटर्न है, ठीक है, ऑन दैट मार्केट, वो क्या है, जो रियल मार्केट रिटर्न्स है। ठीक है, जो कि हमें पता है मार्केट रिटर्न्स यहाँ पे जो कंसीडर कर रहे हैं, जो कि एक आपको रिफ्लेक्शन है दे रहे हैं, वो स्टैंडर्ड एंड पुअर या S&P 500 इंडेक्स है। और उन्हें बताया गया है यहाँ पे, हमसे ये पूछा गया कि जनाब हर साल का आपने पता करना है, यू नो, फॉर ईच ईयर। नाउ व्हाट वाज द एवरेज रियल रिटर्न, अगेन जो आपके एवरेज रियल रिटर्न है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि जनाब आप बताइए कि अगर उसकी जो एवरेज है वो क्या है, लेट इट बी कि जो भी आपका एक रिटर्न होगा, जिसको मैं समेशन x कह लेता हूँ, तो ये जो इसका आपने x बार लेना है डिवाइड बाय नंबर जो आपके पास होंगे टोटल नंबर्स। नाउ व्हाट वाज द रिस्क प्रीमियम इन द ईच ईयर, आपने रिस्क प्रीमियम यहाँ से फाइंड करना है। तो यानी कि जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है, ठीक है जी, वो कितना है। ठीक है, हाउ टू फाइंड दैट, एंड व्हाट वाज द एवरेज रिस्क प्रीमियम, और अगेन उसकी एवरेज हम ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर ये S&P 500 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम जो एवरेज है, अगेन दैट इज समेशन ऑफ व्हाटएवर द x इज डिवाइड बाय n। ठीक है, एंड व्हाट वाज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिस्क प्रीमियम, अगेन ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये आपकी बेसिकली वेरिएबिलिटी को शो करता है। ठीक है जनाब। अच्छा, ये जो असल मीन आपका मीन वेरियंस रिटर्न्स है, बेसिकली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क विच बेसिकली सजेस्टिंग कि जी आपका कोई भी जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है या पोर्टफोलियो जो रिटर्न्स है, उसके बारे में काफ़ी क्यूरीज चलती रही हैं। एम्पिरिकल इसके एविडेंसेस काफ़ी है, जो शॉप है, जेंसन है, दी अदर ऑथर्स बेसिकली जो स्कॉलर्स थे 1968-65 के अंदर मार्कोविट्स को ही लेते हुए, क्योंकि जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है दैट इज डन बाय हैरी मार्कोविट्स 1952, और उसके बाद ही शॉप ने और फिर जेंसन ने, फिर ट्रेनर ने, यू नो, दे कीप ऑन एडिंग समथिंग टू दी इक्वेशन ऑफ द मार्कोविट्स, जो कि मार्कोविट्स का हमें पता है कि कैपम जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन के हम आगे देखेंगे जाके। नाउ उसी सिलसिले के अंदर, यू नो, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि प्रीवियसली जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो बेसिकली वॉलेटिलिटी की तरफ ज़्यादा एड्रेस कर था, लेकिन मॉडर्न टर्म्स के अंदर नाउ वी आर जंप ऑन द स्टैंडर्ड डिविएशन इज बेसिकली एड्रेसिंग द वेरिएबिलिटी इंस्टेड ऑफ वॉलेटिलिटी, और जो वॉलेटिलिटी है दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल इट, कि जो बीटा आपका एस्टिमेट है दैट इज द मेजर ऑफ volatility of that security or certain specific security with the specific market return. ठीक है, market risk.
Anyways, dear students, these are basically 5 queries and we got to find out कि जनाब इसके solution क्या है. आइए देखते हैं. Now, पहले में हमसे ये पूछा गया कि जनाब जो भी एक मार्केट रिटर्न है, ठीक है, उसका ईयर वाइज आप बताइए कि जनाब कितना आप रिटर्न फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, लेकिन रियल रिटर्न. नाउ हमें पता है, हमें स्टैटिस्टिक गिवन है. यहाँ पे लेट्स से अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये आपके मार्केट इंडेक्स है, ठीक है, और इसके अंदर जो इन्फ्लेशन है उस वो भी आपको गिवन है. नाउ दिस इज़ बेसिकली द फार्मूला जो रियल है. अगर एडजस्टमेंट आपने करनी है तो लेट इट बी, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जनाब रियल जो रिटर्न है S&P में लिख देता हूँ, ठीक है, 500. उसी तरह आपने क्या करना है, आपने 1 प्लस जो भी आपका नॉमिनल रिटर्न है, तो नॉमिनल यहाँ पे आपको पता है जो आपकी मार्केट है रिटर्न दैट इज बेसिकली 23.1 एट ईयर 1996. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जनाब 23.1 ऑब्वियसली अगर परसेंट है, दीज आर बेसिकली इन द परसेंटेज. ये जो ऑल रिटर्न है दैट इज गिवन इन द परसेंटेज, ठीक है जी. तो इसकी ये बनता है 0.231, ठीक है. मैं इसको डिवाइड करता हूँ, आपकी जो भी इन्फ्लेशन है 1 प्लस, यहाँ पे इन्फ्लेशन 3.3 है. सो जनाब इसको हम जब डेसिमल के अंदर लेकर आएंगे, इसको जनाब हम परसेंटेज से जब निकालेंगे और इसको हम लेकर आएंगे डेसिमल्स के अंदर, तो दैट गिव्स यू 0.03 and 3. यहाँ पे -1 भी है, you got to understand that, and this is -1. Now after solving all of this, that gives you exactly 0.92, or here is the value in percentage, ठीक है जी, 19.2%. So you can say that कि जनाब एक्चुअल जो रिटर्न है, जो मार्केट रिटर्न है ईयर 1996 के अंदर, जो कि स्टैंडर्ड एंड पुअर जो इंडेक्स था वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट रिटर्न. सो आप ये कह सकते हैं कि जो ओवरऑल जो मार्केट की परफॉर्मेंस है, जो हम रिटर्न यहाँ से इन्वेस्टमेंट करके डिफरेंट स्टॉक से ले सकते हैं, दैट इज टू डैट जो उसका नॉमिनल था वो 23.1% था. लेकिन एक्चुअल जो इन्वेस्टर है, ऑलवेज रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, कि जो इन्वेस्टर है वो रियल इंटरेस्ट रेट के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, एंड शुड बी इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि ऑब्वियसली वाई टू फ्लेयर योर सेल्फ विद ए बिगर अमाउंट जिसके अंदर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं है. तो आफ्टर एडजस्टिंग दैट इन्फ्लेशन एंड विद दैट सिचुएशन यू कैन इजीली इवैल्यूएट कि नहीं जनाब ये तो आपका 19.2% है, जो कि एक्चुअल उनकी जेब के अंदर जाएगा, जो एक्चुअल रिटर्न है इन्वेस्टर्स का, जो रियल मायनियों के अंदर या मीनिंग्स के अंदर है, ठीक है. सो इन दैट कैपेसिटी जो S&P है 500 रिटर्न, जो उसका रियल रिटर्न है दैट स्टूड एट 19.2% एंड उसका जो नॉमिनल था वो 23.1% था. नाउ यू कीप ऑन एड्रेसिंग द इशू विद द रिस्पेक्टिव ईयर्स. आइए 2000 का देख लेते हैं. ये अगर 1996 का था, क्योंकि हमने देखा 13.2% विद रिस्पेक्टिव ईयर्स है, सो दैट मीन्स कि आपका वो मैं बाद में आपको अभी हम डिस्कस करते हैं कि जनाब इसका वाई देयर इज ए डिफरेंस इन दी रिटर्न्स, वो भी एक उसका भी एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, वो भी हम देखते हैं. पहले लेट्स गो थ्रू विद द सिंपल एक्सरसाइज. नाउ द 1998 में 26.6% था, ऑब्वियसली कंपेयर टू 1996 दैट इज अगेन गुड एंड हाई एज कंपेयर टू 1999 भी जो है एज कंपेयर टू 1996 दैट इज हाई अगेन, बट इन 2000 देयर इज ए नेगेटिव रिटर्न. नाउ इफ यू ट्राई टू evaluate it, this be the real S&P 500 and this is let it be 2000. Now again if you're going to calculate it, that 1 plus whatever the minus, देखिए ये जो आपका नॉमिनल है, ठीक है, जो नॉमिनल रिटर्न है S&P 500 रिटर्न दैट इज इन ए नेगेटिव, तो आई विल जस्ट पुट द नेगेटिव इनसाइड, नेगेटिव 0.091, ठीक है जी. इसकी परसेंटेज को हमने रिलैक्स किया और डेसिमल पे जब शिफ्ट किया, एंड देन अगेन वी आर गोइंग टू divided with 1 plus
अब जो इसका इन्फ्लेशन है वो देखिए 3.4 है, तो दैट स्टूड एट 0.034, और जब इसको हम माइनस करेंगे 1 से, सो दैट गिव्स यू द आइडिया कि जनाब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट गिव्स यू द रिटर्न इन माइनस, क्योंकि ये जो माइनस रिटर्न है उसकी वजह से जो माइनस फिगर है, सो दैट इज बेसिकली 12.1% इन टोटल इन 2000. नाउ लेट्स फाइंड आउट कि व्हाई इट इज. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1997 और 1998 के अंदर, लुक एट द इन्फ्लेशन जस्ट, दीज आर द इन्फ्लेशन फिगर्स, ठीक है. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जिसेंस, ठीक है, 97 के अंदर दे इज ए हेल्दियर नॉमिनल रिटर्न, ठीक है, देयर इज अ बूस्ट इन इट, जो कि, और हम रिटर्न देखते हैं 98 में भी यही था ट्रेंड. सो दैट मीन्स कि जी रिटर्न, द सिचुएशन वाज गुड एट दैट टाइम in those years, or in which whoever just invest in the stock market have gained a lot. क्योंकि जो मार्केट है वो 33%, 34%, 28% दे रही है विद रिस्पेक्टिव ईयर्स 97, 98 के अंदर. एंड अगेन द इन्फ्लेशन हैज़ बिन कंट्रोल्ड, कोई प्राइसेस फ्लक्चुएशन नहीं थी, सो दैट इज़ वेरी गुड ईयर्स, बोथ ऑफ देम इज़ अ वेरी गुड ईयर. और उसके में जब जो रियल इंटरेस्ट था, दैट इज़ वाई इट इज़ बिगर, इट इज़ हायर एज कम्पेयर टू 99.6 जो प्रीवियसली. नाउ इन्फ्लेशन जब हम देखते हैं कि जनाब नॉट ओनली जो हाईएस्ट थी दैट इज इन 2000, दैट इज हाईएस्ट इन्फ्लेशन ईयर. हम यहाँ पे लिख देते हैं हाईएस्ट इन्फ्लेटेड ईयर या इन्फ्लेशन, ठीक है, इन 2000. और उसके ऊपर आप ये देखिए कि जो उसका रिटर्न था वो नेगेटिव में चला गया. यू नो देयर इज ए ग्रेट फॉल इन द dip in the stock market. So that basically been is presented by the Standard & Poor 500 return. और इस situation के अंदर minus 9.1%, which basically worse the situation, and that gives you the real return of not minus 9.1%, but minus 12.1%. That has increased from as compared to nominal interest rate. So the real term, the investor they suffer a lot as compared to previous years. और situation के आप देख सकते हैं जो negativity है, that basically actually exaggerated, और जो आपकी जो resulted है, जो आपका real investors का return वो काफ़ी negative आया है उसका. So this is basically how you going to interpret the results. और इसके अंदर आप जो टी बिल्स है दैट जनरली इज बेसिकली गिविंग यू कि जो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज है उस पर अभी फिलहाल नहीं है हम, लेकिन अगेन दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इट. ठीक है जी, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नाउ हमें बताया गया था कि जो बी पार्ट के अंदर यू गॉट टू फाइंड आउट द एवरेज रिटर्न्स और वट एवर द S&P रिटर्न्स, आपने जो रियल रिटर्न फाइंड किए हैं विद द रिस्पेक्टिव ईयर्स, उनका जो एवरेज रिटर्न है वो अभी आप बताइए कि क्या होगा. तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि जो हमने ये जो रिटर्न फाइंड आउट किए हुए थे विद द रिस्पेक्टिव ईयर्स, तो आपने क्या किया कि जी सम ऑफ ऑल द ईयर रिटर्न्स, ठीक है जी, जो कि रियल है, मैं यहाँ पे रियल भी लिख देता हूँ, डिवाइड बाय टोटल नंबर. ठीक है, और इसी रिस्पेक्टिव ईयर में 5 ईयर्स से यू गॉट टू डिवाइड विद 5 एंड यू गेट दी एवरेज रिटर्न. यस, 16.5%. नाउ ऑन एवरेज what you can interpret out of it कि जनाब देखिए कि आपके प्रीवियस ईयर में 1996 के अंदर there was 17, फिर 19, फिर उसके बाद आपने देखा कि जनाब इन द रिस्पेक्टिव ईयर्स 31, 28 पे भी गया, फिर उसके बाद डिक्रीज भी हुआ 2000 के अंदर, यू नो. बट ऑलवेज रिमेंबर कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल मार्केट्स के अंदर ऑलवेज रिमेंबर द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान इज कि जी आपने यू गॉट टू होल्ड योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉर ए वाइल इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब every single fluctuation that is basically is a part of the market. So time horizon is a very important concept here, or while you initiated and invest in the capital market, try to
calm down and try to see through कि जनाब आपने पैसिव इन्वेस्टमेंट करनी है, don't go for the active management, right? एक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है तो पैसिव उसके अंदर you got to hold your stock, and in that situation you can say that कि जी whoever has invested in the year 1996 and hold his investment or portfolio till the year 2000, so on average basis जो market average return था, he is basically can evaluate the return of or he can get the return of almost approximately 16.5 years if he can hold the market portfolio. ठीक है, तो इसी सिचुएशन के अंदर आप कह सकते हैं कि दिस इज अ गुड इंडिकेटर कि जी whoever invested तो उसके बाद उसके फ्लक्चुएशंस के बावजूद उसको इतना रिटर्न मिला है. नाउ दी रिस्क प्रीमियम हमसे पूछा गया था कि जो इसका सी क्यूरी थी कि बताइए कि इसका जो रिस्क प्रीमियम है फॉर दी ईच ईयर, वो हर साल उसका जो रिस्क प्रीमियम है वो क्या आएगा. तो रिस्क प्रीमियम जैसे हमें पता है कि जनाब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू, ठीक है, रिस्क प्रीमियम पी फॉर प्रीमियम इज इक्वल टू आपका मार्केट रिटर्न, ठीक है, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न. आपको पता है मार्केट रिटर्न हमारा S&P 500 जो रिटर्न्स हैं, ठीक है, और हमारा पता है कि जो रिस्क फ्री इज बेसिकली दैट सिक्योरिटी विच हैज़ नो रिस्क एट ऑल और एट लीस्ट ए वेरी मिनिमम रिस्क विच हैज़ बीन केटर ऑफ, जो कि इन्फ्लेशन का ही है, जो कि गवर्नमेंट का बेसिकली सिक्योरिटी होती है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी. तो इसके अंदर हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमारे पास है टी बिल्स. क्या है हमारे पास? यस ऑफ कोर्स टी बिल्स. इसी सिलसिले के अंदर जनाब जब हम देखते हैं कि जब इसको फाइंड करते हैं 1996 के, तो अभी जस्ट पुट द फिगर, मैं यहाँ पे सिर्फ ईयर लिख देता हूँ. तो यहाँ पे अगर रिस्क प्रीमियम पी से विद द ईयर 1996, सो दैट काउंट्स के जो मार्केट रिटर्न था S&P 500 इंडेक्स है, जो मार्केट रिटर्न था, ठीक है, हम देखते हैं कि वो कितना था. टेबल में देखते हैं तो पता चला 23.1 है और जो टी बिल है 5.2 है. तो यहाँ पे हम 23.1 माइनस 5.2, ठीक है, तो यहाँ पे 5.2 दे आर इन द परसेंटेज एंड अगेन इफ यू कंक्लूड इट दैट गिव्स यू द रिटर्न ऑफ 17.9% risk premium. So risk premium basically the compensation given to the investor if they initiate by making investment in the riskier assets. So in that situation they basically ask compensation from the market, and the market in return what they can offer if they just go into the riskier assets. और उस लिहाज से मार्कोबिट्स भी इसी लिहाज से लेकर चले थे and he basically developed a sort of a formula जो asset pricing model एक उन्होंने डेवलप किया था with the same concept कि जी उसी लाइन पे जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है वो उस पर हम आगे जाकर देखेंगे कि जनाब कैसे बेसिकली इफ यू जस्ट स्टे ऑन दैट लाइन दैट विल अश्योर यू दैट एनी बायर बोरोअर और लेंडर यू कैन exchange the funds on that line on the risk free rate. तो आगे जाकर इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लेरिफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, द रिस्क प्रीमियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू कैलकुलेट इट? दिस इज बेसिकली द एक्स्ट्रा compensation given by the market if some investor is try to invest in the riskier assets by investing in the capital market. So respective years के अंदर अगर हम 2000 की बात करें, रिस्क प्रीमियम 2000, ठीक है, इन द ईयर 2000, तो यहाँ पे हम देखते हैं -9.1%. तो माइनस करेंगे उसकी रिस्पेक्टिव इन्फ्लेशन इज़ रफली 3.4. तो माइनस वट एवर द 3.4% इज, ठीक है, दैट गिव्स यू इंक्रीजेज द रिस्क प्रीमियम इन ए नेगेटिव
and that is 15%, so not a good or healthier sign, and obviously you can easily calculate it. So the risk premium for each year is basically calculated here. In 97 that is 28, 23 is there. So obviously risk premium was good in the 97, that's why कि जी उसका जो real return था और जो return था वो ज़्यादा था and as compared to respective years. Again from the returns for the part C, अब यही जो डी के अंदर उन्होंने क्या पता किया, पूछा आपसे कि बताइए कि अब इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न एवरेज रिटर्न है इन रिस्क प्रीमियम का वो क्या निकलता है. तो दैट इज़ बेसिकली 14.2%, जो कि हमने तमाम उसका जो आपके रिस्क प्रीमियम था उस तमाम को हमने उसका सम लिया, उसको जमा किया एंड वी टेक द एवरेज बाय डिवाइडिंग इनटू नंबर्स, टोटल नंबर्स, सो यू गॉट द 14.2%. अच्छा, अब यहाँ पे ये आया कि स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ द रिस्क प्रीमियम इज कैलकुलेटेड. वो कैलकुलेशन करनी है आपने उसकी, जैसे मैंने बताया कि जनाब जो स्टैंडर्ड डिवीएशन है वो वेरिएबिलिटी को शो करता है, तो हम इसकी वेरिएशन देखेंगे और इसी जुमरे के अंदर जो उस फार्मूले में पुट करेंगे कि दीज बीइंग दी रिस्पेक्टिव जो एक्सेस है उसको माइनस करेंगे जो टोटल आपका रिस्क प्रीमियम है जो आपने किया. तो लेट इट बी एक्स, दिस इज बेसिकली द एक्स बार, दिस इज बेसिकली रिस्क प्रीमियम, दिस इज ऑल्सो द रिस्क प्रीमियम ऑन एवरेज, और रिस्पेक्टिव जो ईयर है तो मैं यहाँ पे ईयर भी लिख देता हूँ, दैट इज 1996. अगेन दिस स्टूड एट 1997 माइनस वट एवर द एक्स बार जो कि ये फिगर है. ठीक है, हम उसका स्क्वायर रूट लेते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे, एंड व्हेन वी कंक्लूडेड इट दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 0.17 और 17% ऑफ वेरिएबिलिटी. सो वी कैन से दैट जो रिस्क प्रीमियम है having variability of 17%. ठीक है, and that being the case here कि जनाब जो वॉलेटिलिटी जो मार्केट के अंदर है क्या है कि जो भी उसने प्रॉमिस अमाउंट की हुई है मार्केट ने कि वो उसके मुताबिक आपको दे रही है उतना कि नहीं. तो दिस इज बेसिकली हाउ यू गेट टू नो द वेरिएबिलिटी ऑफ योर रिस्क प्रीमियम. नाउ एक स्टेटमेंट है, आइए उसको देखते हैं. एक्सप्लेन व्हाई ए लॉन्ग टर्म यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड इज ऑलवेज एब्सोल्युटली सेफ. नाउ कंसिडर इट कि जो भी है, इवन दो दिस इज अ यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड और इवन दिस इज पाकिस्तानी बॉन्ड वी आर टॉकिंग अबाउट और द टी-बिल्स वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज सेफ बिकॉज दिस इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज ए ऑटोनोमस बॉडी, राइट. नाउ द गवर्नमेंट कैन इंश्योर कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे इन्फ्लेशन प्रीमियम दे सकती हूँ. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इज समथिंग विच हैज़ टू बी कैटर्ड बाय द गवर्नमेंट्स एंड और द स्टेट. आपका जो स्टेट बैंक है ऑब्वियसली जो मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है उसके मुताबिक दे कीप एंड चेक एंड बैलेंस जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं दे गॉट टू दे बीन वर्किंग इन द स्टेट बैंक and they are planning for the upcoming years. So in that perspective जो ये that obligation rests on the shoulder of government now of the state. This is a state obligation. Now rest of it जो भी defaults हैं आपके liquidity defaults हैं जो भी आपके उस पर कोई प्रीमियम नहीं मिलेगा. This is why this is a risk free sort of a safest sort of a security. लेकिन थिंक अबाउट जिसके अंदर हमने बताया यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द पार्ट, तो मैं यहाँ पे ये इन्फ्लेशन को अंडरलाइन कर देता हूँ. अगेन इस पे आपको कोई कूपन इंटरेस्ट भी मिलेगा और वो दैट इज़ बीन फ्लक्चुएटेड बाय द इंटरेस्ट रेट. तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट रेट चेंजेस भी आपको कह देता हूँ. तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो भी आपके मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल interest, for example inflation, so these are basically going to depend upon the safest investments. ठीक है, apart from that yes this is a safe, लेकिन obviously they are bound to be affected by the external factors जो आपके variables हैं, economic variables हैं, interest है, income है, आपका inflation है and all that. ठीक है. Now all investors should prefer stock to bonds because stocks offer higher long term rate of return. Now dear students, अब यहाँ पे आपने जो आपके stocks हैं और bond है जो कि both are basically the investment opportunity, right? Both are the stocks, securities. While you get into the capital market, obviously that is sure the risk is high, but that also sure return is good. इसी सिलसिले के अंदर अगर बॉन्ड है दैट इज अ सेफर इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू स्टॉक बिकॉज कि वहाँ पे आपको फिक्स्ड
एक कूपन पेमेंट्स मिल रही होती हैं इररिस्पेक्टिव जो भी आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियसली। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज द केस, बट अगेन थिंक अबाउट कि जनाब स्टॉक मार्केट है वो रिटर्न की ज़्यादा देता है, बिकॉज यू गॉट टू होल्ड इट। टाइम होराइजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, और उसी सिलसिले के अंदर जितना आप रखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा है। सो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ कि अगर शॉर्ट टाइम होराइजन हुआ तो देन stock is not a good option for you, so that basically depend upon the investor's choices as well and the tolerance of the risk। तो यहाँ पे जो मैं रिस्क है और जो टॉलरेंस है उसकी, उसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि यू कैन इजीली ग्रैस्प द आइडिया, क्योंकि उसके अंदर जो भी आपकी वेरिएशन है, जो भी उसका वेरिएबिलिटी है, जो आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर कर रहा है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो बॉन्ड की कम है एज कम्पेयर टू स्टॉक है, लेकिन ड्यू टू फ्यू रीजंस ऑब्वियसली द पीपल दे प्रेफर बॉन्ड्स जस्ट बिकॉज दे हैव ए शॉर्ट टाइम होराइजन। ठीक है। Now the best practical forecast of the future rates of return on the stock market is a 5 or 10 year average of historical returns। Now think about कि जनाब आपके पास 5 से 10 historical जो भी return है, you can easily betterly estimate it। Now again, then why we or the others they have developed such data which basically comprises of 75 years or 100 years, even a century before? So simply because the 5 or 10 years is not enough data in order to basically forecast the future returns, because you got to understand the gravity of the matter and you got to take every single information that is there। So in this case this is somehow going to be misleading, तो मैं यहाँ में misleading को underline कर देता हूँ। So you got to be cautious in debating on that। Now dear students, let's discuss about measuring portfolio risk that make you learn how to measure risk and the relationship between risk bound and the risk premium demanded। What is variance? Basically that average value of the squared deviation from the mean, and the standard deviation is the average value of the squared deviation from the mean, a measure of variability। Now dear students, suppose that you are offered the chance to play a falling game, and in that situation you start by investing $100। अभी हम देखते हैं कि कोई ये गेम है और उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट जो करने जा रहे हैं that is basically $100। Now what is the game? Basically flipping the two coins। हम दो जो कॉइन्स है उसको छालेंगे हवा के अंदर और पता चलेगा कि जनाब आपके जो लाइकली आउटकम्स है कि जब हेड आएगा सो यू आर गेनिंग 20% एंड यू गेट बैक योर मनी, जो भी इन्वेस्टमेंट है आपने की हुई होगी, एंड द 10% जब आपके टेल वुड कम अप। सो इन दैट सिचुएशन ऑब्वियसली क्लियरली देयर आर 4 आउटकम्स, और सिलसिले के अंदर ये आपको आपके आउटकम्स गिवन है। सो दीज आर बेसिकली दी रिस्पेक्टिव आउटकम्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पेक्टिव आउटकम्स। ठीक है जी। और उसी सिचुएशन के अंदर जब हम इसको मजीद आगे लेकर चलेंगे, इसकी हम प्रोबेबिलिटी अगर निकाल लें, क्योंकि इसमें जो प्रोबेबिलिटी है of that these outcomes are very important, तो इसमें निकालते हैं। there is a chance of 1 in 4 और 0.25 that you will make 40%, क्योंकि हमें पता है कि जनाब हेड टू हेड अगर आपकी एक चॉइस है तो ऑब्वियसली दैट गिव्स यू ए 25% ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रीवियसली देखें तो पता चलेगा कि अगर हेड टू हेड है there is only 1 chance in it, जबकि अगर हम देखें कि हेड टेल या टेल हेड या दोनों जब ऑप्शन आएंगे कि टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, दैट गिव्स बेसिकली द आइडिया कि आपके पास यहाँ पे 25% प्लस 25% यानी कि टोटल 50% चांस है। सो यहाँ पे ए चांस ऑफ 2 in 4 और 0.5 दैट यू विल मेक 10%, कि 10% बनाने के जो चांसेस हैं वो 50% है। सो अगेन द प्रोबेबिलिटी इज 50% हेयर, एंड अगेन ऑफ मेकिंग दिस परसेंटेज ऑफ आउटकम, और एंड चांस ऑफ 1 in 4 अगेन 25% चांस है कि ये टेल ही आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा? दैट गोइंग टू बी जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके आउटकम्स है। ठीक है, एंड यू कीप ऑन एडिंग इट एंड यू गेट द रिजल्ट ऑफ 10%। वेरिएंस जो है और जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज रिस्पेक्टिव, जो कि आपकी वेरिएबिलिटी को शो कर रहा है, and this figure is also same unit as the rate of return। हम इसको देख लेते हैं। so this is basically how it been calculated। percentage rate of return 40, 10%, 10% minus 20। deviation from the mean is 30%, जब हमने इसका मीन आपने वो निकाला, और फिर इसके बाद जनाब
0 इधर आ रहा है आपके, और फिर 30% इधर है। जो स्टैंडर्ड डिविएशन है जब फाइंड किया तो एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन बिकम्स when divided by 4 it will become 450, and when we take the under root that become 21.2% as we discussed. Now think of the second game the same as the first, except that each had means at 35 gain. पहले जनाब प्रीवियसली क्या था कि 25% था, यहाँ पे अब अगर हेड आया तो दैट विल ए गेन ऑफ 30%, और टेल आया सो यू गोना लूज, लॉस किया है जनाब 25% जो कि प्रीवियसली 10% था. नाउ अगेन दे आर 4 इक्वली लाइकली आउटकम्स अगेन, कि 2 दफा अगर हेड आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 दैट बिकम 70%, और 2 दफा टेल आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली बिकम्स 50%, एंड द रेस्ट जिसमें टेल और या हेड आएगा तो दैट अगेन गिव यू 10%. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे दैट गिव्स अस ए सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 10%, जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है. ठीक है जी, सेम. लेकिन जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो वेरिएबिलिटी है, दैट डबल्ड फ्रॉम द प्रीवियस रीडिंग. ठीक है, उसकी वजह ये है कि जनाब दैट मेकिंग दैट गेम ए रिस्कियर, ट्वाइस एज रिस्कियर एज द प्रीवियस वन विच हैज ए स्टैंडर्ड डिविएशन 21%, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि हमारे चांसेस ऑफ विनिंग एंड चांसेस ऑफ लूजिंग हैज इंक्रीज्ड. सो दिस इज हाउ यू सिंपली वेरीफाई कि जनाब हाउ टू मेजर द वेरिएबिलिटी, एंड अगेन द प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इट इज़ वेरी हार्ड टू एस्टिमेट एंड जज द प्रोबेबिलिटी कि जी बताइए कि नियर फ्यूचर के अंदर कैसे होगा, लेकिन ऑब्वियसली दे कम में डिफरेंट सॉफ्टवेयर, जो साइंटिस्ट हैं, जो स्कॉलर्स हैं, दे कम अप विद द एस्टिमेशन ऑफ दैट, और उसकी वजह से आपको प्रोबेबिलिटी जो है पास वॉलेटिलिटी पता चल जाती है, एंड यू कैन इजीली यू नो असाइन सम प्रोबेबिलिटी वैल्यूज टू दैम. और हमें पता है कि जनाब प्रोबेबिलिटी वैल्यू बूम के अंदर स्लम्प है, रिसेशन है, क्या है, या फिर बूम के अंदर क्या है, जब नॉर्मल सिचुएशन चल रही है तो ग्रेजुअली जो सेंसिटिविटी एनालिसिस भी आप करते रहते हैं, ऑन दैट बेसिस द पीपल दे डू असाइन द वैल्यू, एंड ऑब्वियसली दे आर द एस्टिमेटेड वैल्यू अगेन, बट दिस इज अ गुड सॉर्ट ऑफ एस्टिमेशन इन ऑर्डर टू you know look at the returns, actual returns in the future. Now understanding of what is iski kya hai? There is no risk in hindsight, but it is reasonable to assume that portfolio with histories of high volatility variability also have the least predictable future performance. This is a very important quotation dear students, जो जिसके बारे में बता रहा है कि let's say अगर आपका previous S&P 500 in the year for the year 1 to 5 years, ठीक है, वो अगर पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, पुअर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, सो दे इज लाइकली ए चांस कि जनाब फ्यूचर 5 years के अंदर भी वो पुअर परफॉर्म ही करेगा. सो दिस स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इफ यू निगेट दैट इज फेयर एनफ, डजंट matter at all, but what matters basically what strategy you are following. So basically we are addressing here two strategy, two philosophies कह लें आप investment जो आपकी है, ठीक है. Number one is basically dictating कि जी you got this has a momentum effect, ठीक है, जो कि empirical evidences के अंदर में जो है ही नहीं, ठीक है, वेरी मिनिमम एविडेंसेस कि जनाब जैसे मार्केट पहले परफॉर्म कर रही है बाकी आगे भी यही करेगी. एंड जो सेकंड जो फिलोसोफर्स हैं, जो फिलोसफी रखते हैं, दैट इज ए कंट्रेरी टू दैट मोमेंटम कि जी नहीं अभी प्रीवियसली जो काम खराब था, जो मार्केट सही परफॉर्म नहीं की, आगे जाकर वो इम्प्रूव करेगी. सो ऑब्वियसली यू गॉट टू डिसाइड योरसेल्फ एंड यू गॉट दैट, बट दिस इज हाईली लाइकली कि जी जो एक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, आप उसको अंडरस्टैंडेबली कि जनाब आप उसको जब उसकी क्या रिफ्लेक्शन आएगी, यू नो यू सिंपली सेड कि जनाब उसके आगे भी ऐसे ही सिचुएशन आएगी. सो यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू कंपेयर द कॉइन टॉसिंग गेम एंड द स्टॉक मार्केट एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स.
The stock market generated an average annual return of 13% with the standard deviation of 20.2%. वो कैसे, आइए देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि जी आपको ट्रेजरी बिल गिवन है जो कि हमें पता है, गवर्नमेंट बिल्स हैं जो कि सेफर सिक्योरिटी हैं, तो मैं यहाँ पे रिस्क फ्री सिक्योरिटी लिख देता हूँ, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, दैट इज बेसिकली द रिस्कियर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑब्वियसली दैट रिलेट विद द इंटरेस्ट रेट, तो दैट इज बेसिकली रिस्कियर देन द टी बिल्स। अगेन दीज आर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन स्टॉक जो कि मार्केट रिटर्न्स है, जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन जिसकी वेरिएबिलिटी जहाँ पे बताया गया कि जनाब 20% है, एंड वेरिएंस उसका ऑब्वियसली 4.6 है, लेकिन 13% का जो रिटर्न है दैट इज बेसिकली शोइंग द वेरिएबिलिटी ऑफ 20%। सो देयर इज ए चांस कि जनाब जो डिस्पोजिशन है फ्रॉम द मीन डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न, ठीक है, उसकी जो परसेंटेज है दैट इज 20.2%, विच इज ए वेरी गुड बियर ऑफ रिस्क, ठीक है। नाउ market variability, of course there is no reason to believe that the market's variability should stay the same over more than 70 years. Obviously you got a different perspective, ideas, और आप ये नहीं कर सकते बिलीव कि जनाब फॉर द रेस्ट ऑफ द 70 years मार्केट की एक ही कंडीशन होगी, ठीक है। द मार्केट विल चेंजेस एट टाइम टू टाइम। सो फॉर एग्जांपल इट इज क्लियरली लेस नाउ देन इन द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s। लेट्स अज्यूम दिस कि जी देखिए 1926 से 30 के अंदर, 31 से 40, ये आपको एक ग्रुप, आपको एक इसको आप कह सकते हैं कि जना ग्रुप क्लास दे दिया आपको, ठीक है, क्लासेस दे दी गई हैं इन रिस्पेक्टिव ईयर्स, एंड दैट गिव्स यू द सिग्नल विद द वेरिएबिलिटी ऑफ लेट्स से कि जनाब इसके अंदर 10 years अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस है ओवर ए डिकेड। और इसमें आप देखते हैं कि जनाब जो आपका ग्रेट डिप्रेशन के बाद, लेस नाउ देन द ग्रेट डिप्रेशन 1930s के अंदर, दैट इज बेसिकली द डिवीजन इज 20.7%, एंड सिंस देन देयर इज अ ग्रेटर इन 1940, और फिर इसके बाद 1951 और 60 के अंदर ऑब्वियसली कम हो गया था, and with the respective. So this somehow gives you the idea how the market they vary over the years. So it doesn't stay same for the respective years obviously. So you can easily judge from the performance in the past historical data as well. So the past historical data or whatever the data available for you, that is a very a good source in order to predict the future proceeding as well. But again that matters कि जी किस philosophy को आप follow कर रहे हो, आए कि momentum effect को या फिर आप contrary को। Now मैं ये एक हिस्टोग्राम बनाया हुआ एनुअल स्टॉक रिटर्न्स का, दैट बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखिए कि जनाब दीज आर द नंबर ऑफ ईयर्स गिवन हेयर, और उसकी बेसिस पे जनाब 13 विद रिस्पेक्टिव 30 to 40 एंड 40 to 50 एंड 50 to 60 जो रिटर्न्स की बात हो रही है, परसेंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न इज गिवन इन द रिस्पेक्टिव कमिंग ईयर्स और डिकेड के अंदर। सो दैट अगेन इज अ गुड साइन and good way of demonstrating the returns, ठीक है जी। How diversification reduces risk, देखते हैं। Remember that the market portfolio standard deviation was about 13% in 1990s। 13% था जनाब आपका जो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन था इन 90s के अंदर। और एक्सन मोबाइल का हम देखते हैं कि जनाब एक्सन मोबाइल यहाँ पे है जो कि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है 17.4%, ठीक है जी। और Amazon.com was about 8 times more variable, और जब Amazon की हम बात करते हैं तो पता चलता है कि जनाब इसका तो स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जनाब रेस्ट, जो 7.4 है। सो दैट बेसिकली शोइंग कि जी द स्टॉक ऑब्वियसली दे वेरी विद द सिचुएशन और दे आर सेंसिटिव टू द मार्केट कंडीशन एज वेल, एंड अगेन यू गॉट टू कंसीडर कि जनाब एक स्टॉक के अंदर जब आप इन्वेस्ट करेंगे, जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट ऑन योर रिटर्न, ठीक है। अगर वो वेरी कर रहा है, उसके अंदर वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर मार्केट चेंज करेगी, मूव करेगी अकॉर्डिंगली, सो ऑब्वियसली दैट गोइंग टू हैव ए इफेक्ट, सीवियर इफेक्ट ऑन दैट स्टॉक एज वेल। हेल्दियर भी हो सकता है और उसका वर्स्ट भी हो सकता है इफेक्ट। नाउ द मेजरिंग रेस इज बेसिकली व्हाट द डिवर्सिफिकेशन सेट, वो ये बताते हैं कि जनाब आपकी जो सिक्योरिटीज है, लेट इट बी 1 2 3 4 5 फिर 10 है, फिर 15 है, एंड सो ऑन up till n. So what they say, simply says that this is basically till this line of impact. This is the area what we call it the unique one or the firm specific risk, ठीक है जी।
जिसको आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क भी कहते हैं. नाउ दिस बेसिकली व्हाट इट सेज कि एज यू कीप ऑन एडिंग द न्यू सिक्योरिटीज, ठीक है, दैट रिस्क फैक्टर विल रिड्यूस. लेट इट बी कि जनाब एम्पिरिकल एविडेंसेस के अंदर इस बार के वो कहते हैं जी 35% होता है किसी भी स्टॉक के अंदर करने से. इट कुड बी मोर. So that 35 is going to reduce and come at the 15% or 10%, whatever the risk factor, as you keep on adding more stocks to the portfolio. So the opportunity, the options given to you, and you keep on adding to that, that will basically delivered in terms of reducing the risk. ठीक है. So let's discuss about the unique risk or market risk. Unique risk क्या है जनाब? That can be eliminated through diversification, but you cannot eliminate the market risk. जैसे हमने previous example के अंदर देखा जिसके अंदर let's say कि this part of it is a unique risk. ठीक है, आपकी कोई भी stock है, आपको पता है, आपको idea है, you cannot do much about, you can easily diversify it. वो कैसे? Let it be कि अगर मैं कहता हूँ कि जनाब first stock was Amazon, तो जनाब उसका तो रिस्क बहुत ज़्यादा है. लेट इट बी कि जनाब उसकी वेरिएबिलिटी जो थी 110 थी. नाउ इफ आई कीप एडिंग मोर स्टॉक, लेट से कोका कोला, ठीक है, लेट से जनाब आई कीप ऑन एडिंग जनाब एक्सन मोबिल, ठीक है, एंड सो ऑन अप टिल 15, ठीक है जी, जो आपके स्टॉक्स है. सो दैट व्हाट दे विल डू, दे बेसिकली कीप ऑन रिड्यूसिंग इट. ठीक है, जो भी आपकी वेरिएबिलिटी था दे कैन बी स्प्रेड इजीली, और उस स्प्रेड की वजह से उसका आपका टोटल पोर्टफोलियो का जो स्टॉक है वो जो रिस्क है फैक्टर वो कम होता जाएगा. और व्हाट लेफ्ट इज बेसिकली द रिस्क ऑफ द मार्केट, जो कि ऑब्वियसली हर इन्वेस्टर को लेना ही है एट एनी कॉस्ट. सो दिस इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. नाउ हाउ टू मेजर इट? फ्रैक्शन ऑफ द पोर्टफोलियो इन फर्स्ट एसेट, और फिर दी इनटू द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्स्ट एसेट, फ्रैक्शन ऑफ द पोर्टफोलियो इन सेकंड, एंड इनटू रेट ऑफ रिटर्न ऑन द सेकंड एसेट. ये रिटर्न आएगा. और जो वेरिएंस है, हाउ टू फाइंड दैट वेरिएंस? लेट इट बी कि जनाब स्टॉक 1 आपके ये बॉक्सेस हैं, दिस इज स्टॉक 1, अगेन दिस इज स्टॉक 2 हियर. सो दिस इज बेसिकली शोइंग द वेट्स, ठीक है, वेटेज जिसको आमतौर पे कहते हैं प्रोपोर्शन इन द पोर्टफोलियो. ठीक है, लेट इट बी कि जनाब अगर इसकी प्रोपोर्शन 25% है, ठीक है, स्टॉक 1 की. अगेन दिस शोज द वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस आपका शो कर रहा है. नाउ दिस अगेन डायगोनल बॉक्स आप देख लें, दिस बेसिकली समहाउ जो बॉटम आपका राइट बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर दैट इज बेसिकली द वेटेज है या प्रोपोर्शन. मैं कहता हूँ कि लेट इट बी अगर वो 25 है तो दैट बिकम 75 ऑब्वियसली. सो अगेन दैट इज ए 2 स्टॉक पोर्टफोलियो जिसका वेरिएंस है. फिर ऑब्वियसली यहाँ पे जो इसके आपके डिफरेंट बॉक्सेज हैं और इसके डायगोनल्स के अंदर जो हमने देखा है जो रेस्ट ऑफ द बॉक्सेज दैट शो द कोवेरिएंस इन इट. ठीक है, हम आगे चलते हैं. पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है जनाब? वेट इनटू रिटर्न, रिस्पेक्टिव रिटर्न प्लस सेकंड का प्रोपोर्शन जो है स्टॉक का इनटू रिटर्न. और अगेन कि जनाब आपके जो भी उनका जो सबमिशन है, जो सम है, जो पोर्टफोलियो वेरिएंस क्या है जनाब, जो तमाम बॉक्सेस का सबमिशन है. लेट्स से कि जनाब ये जो बॉक्सेस थे इन तमाम का सम ले लूँ से, दिस वन प्लस, ठीक है, दिस वन प्लस दिस इनटू दिस वन, ठीक है, और यही यहाँ पे शो हुआ है, दिस वन प्लस दिस वन. ये आपका टॉप लेफ्ट बॉक्स है, ठीक है जी, ये आपका बॉटम राइट बॉक्स है, ठीक है, एंड दिस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट के जनाब सम ऑफ डायगोनल बॉक्सेस. ठीक है जी. Now, for the most part, stock tend to move together, and in this case, the correlation coefficient is positive, and therefore the covariance is also positive. If the prospects of the stocks are wholly unrelated, both the correlation coefficient and the covariance would be 0. And what if they move in opposite direction, the coefficient and the covariance would be negative. और ये तमाम जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमने देखना है कि जनाब इसका जो कोफिशिएंट आपका है कोरिलेशन, तो मैं यहाँ पे कोरिलेशन अगर लिखूँ, कोरिलेशन ऑफ द स्टॉक्स in portfolio, that showing the relationship,
बिटवीन द स्टॉक्स। और जब रिलेशनशिप आप इसके बारे में बताएंगे तो फिर हमें पता है कि जनाब जो वैल्यू है, वैल्यू इज बेसिकली जो आर की है -1 और +1 के दरमियान होगी। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी हम इसकी एक डेमोंस्ट्रेशन देख लेते हैं ना। एग्जांपल देखते हैं। सपोज यू इन्वेस्ट 65% ऑफ पोर्टफोलियो इन कोका कोला एंड 35% इन रीबॉक। द एक्सपेक्टेड डॉलर रिटर्न ऑन योर सीसी जो कोका कोला का स्टॉक इज 10% इंटू 65 जो कि आपको 6.5% दे रहे हैं। ऑन द रीबॉक इट इज 20 इंटू 35% विच इज 7%। द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो इज बेसिकली the summation of both which is 13.50. assume a correlation coefficient of 1% as well. find the variance in it. अब वेरिएंस के लिए अगेन हम उसी बॉक्स को लेकर आए जिसके अंदर प्रोपोर्शन है जो कि इसका 0.65% है, उसका स्केयर लिया इनटू 39.5% जो वेरिएंस हमने इसका फाइंड आउट किया। अगेन उसके कोवेरिएंसेस के सिंपली मल्टीप्लिकेशन है। दिस वन इज बेसिकली दी कोरिलेशन जो आर की वैल्यू है और 31 इंटू दिस जो रिस्पेक्टिव आपके स्टैंडर्ड डिवीएशन है। दिस इज बेसिकली द कोवेरिएंस वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। डियर स्टूडेंट्स, सपोज यू इन्वेस्ट 65% ऑफ योर पोर्टफोलियो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। उसकी जब वेरिएबिलिटी हम निकालेंगे वेरिएंस के अंदर, ठीक है, फार्मूला जब इसका पुट करेंगे दैट गिव्स यू 1676.9। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे अंडर लेंगे तो दैट बेसिकली गिव्स यू 35% स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं हम कि जी वेरिएबिलिटी को शो कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो वेरिएबिलिटी विद रिस्पेक्टेड रिटर्न। और उसी सिलसिले के अंदर आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन इज 35% इन द वे बिटवीन 31.5 एंड 58.5। रिमेंबर 31.5 और 58.5 इज बेसिकली द वेरिएशन ऑफ द एग्जिस्टेंस जो भी आपका कोका कोला और जो आपके रीबॉक का था। और इफ द पास्ट एक्सपीरियंस इज एनी गाइड द कोरिलेशन बिटवीन द टू स्टॉक इज अबाउट 0.2। 0.1 पहले था, अभी 0.2 बाद के अंदर होगा। तो हाउ बेसिकली इट गोइंग टू रिफ्लेक्ट द कैलकुलेशंस। अभी हम देखते हैं कि जनाब कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1.7% इन टोटल, क्योंकि द रिस्क इज नाउ लेस देन 35% इन बिटवीन 31.5 and the 58.5. In fact, in a little more the risk of investing in Coca-Cola alone. उस सिलसिले के अंदर जब पता चला कि जनाब जब आपकी इनकी रिलेशनशिप जो कोरिलेशन है कोफिशिएंट जब वो इंक्रीज हुआ 0.1 से 0.2 हुआ, सो हाउ इट गोइंग टू इम्पैक्ट दी ओवरऑल वेरिएबिलिटी ऑफ दैट पोर्टफोलियो। नाउ लेट्स सपोज कि जी अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो क्या है, यानी कि जब इसका जीरो आपका जो -1 कोरिलेशन होगा तो क्या होगा। सो दैट बेसिकली गिव यू द वेरिएंस ऑफ जीरो straight away. So this is how you basically construct the idea कि जनाब जो कोरिलेशन है रिलेशनशिप है अगर पॉजिटिव है, अगर कम है, अगर क्लोजेस्ट टू 1 है तो क्या होगा, इस पे इम्पैक्ट होगा वेरिएशन पे। अगर आपका जीरो है तो क्या होगा, अगर -1 है तो what happen to the variability of the portfolio, and that basically it will destroy or eliminate every single risk that is there. So in that situation, when there is a perfect negative correlation, there is always a profitable portfolio strategy represented by a particular set of portfolio weight which will completely eliminate the risk. Now dear student, whatever we have discussed, we discussed about how to measure the risk, और उस सिलसिले के अंदर हमने देखा कि जनाब जो risk है it is a very critical and crucial to understand in order to invest in any part of the investment. और उसी सिलसिले के अंदर हमने देखा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका है उसे हट कर जो जब रिस्क है उसकी तरफ आए, और हमने देखा कि जब आपके पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल स्टॉक मार्केट जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट स्टॉक्स है टू इन्वेस्ट इन, तो वो कैसे वेरी करेगा और उसको कैसे आपने कैलकुलेट करना है। और उसके बाद हमने देखा कि कोई भी उसके जो रिटर्न्स हैं अगेंस्ट दैट रिस्क वो उसके अंदर वेरिएशंस को कैसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। और सिलसिले में हमने देखा कि जनाब अगर सिंगल स्टॉक के अंदर आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जब व्हेन यू गोइंग टू मेक द पोर्टफोलियो आउट ऑफ इट। और इसी के सिलसिले हमने कहा कि जनाब जो प्रोबेबिलिटी है आपकी जो वेरिएबिलिटी है मेजरिंग रिस्क वेरिएबिलिटी, दैट इज अगेन ए वेरी क्रिटिकल टास्क फॉर द एनालिस्ट, क्योंकि जो भी एनालिस्ट है उन्होंने इकोनॉमीज के पर्सपेक्टिव से उसकी जो एक परफॉर्मेंस है उसकी रिफ्लेक्शन के अंदर उन्होंने प्रोबेबिलिटी असाइन करनी होती है डिफरेंट रिटर्न्स को, और एक एस्टिमेट करना होता है, जज करना होता है जो फ्यूचर आपका परफॉर्मेंस होगी। और उसके बाद जब उन्होंने ये अंडरस्टैंड कर लेंगे देन दे कैन डू समथिंग अबाउट इट। और उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिक एंड द मार्केट रिस्क, कि जी एक फर्म स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है, एक मार्केट रिस्क क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ इट्स गुड बाय।